रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के हुक्म के बाद जो सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, वो दबाव आखिरकार काम कर गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो एक प्लान लेके चल रहे थे, इमरान ख़ान का जो फ़ैसला था, उस फ़ैसले का रुख मोड़ने की या उसको एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही थी कि जो कामिया कमेटियों से इमरान ख़ान साहब ने इस्तीफ़े देने का पार्टी के अरकान असम्बली को हुक्म दिया था, उस हुक्म के बाद ये इस्तीफ़े कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के पास या फिर स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक के पास जमा करवाने के बजाय अपने ही पार्टी के, अपने ही साथी, अपने ही कुलीग चीफ व्हिप अहमद डोगर के पास जमा करवाए जा रहे थे। हमने कल के व्लॉग में ये बात की थी कि ये जो इमरान ख़ान के फ़ैसले का रुख मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है कि इस्तीफ़े मजाज अथॉरिटी के पास जमा करवाने की बजाय अपने ही साथी के पास, कुलीग के पास जमा करवाए जा रहे हैं और पहले मरले में कामा कमेटियों का बाइकआउट किया जाएगा और फिर अगर कोई सर पे आन पड़ी तो फिर ये इस्तीफ़े कामा कमेटियों से रिज़ाइन करने के मजाज अथॉरिटी के पास जमा करवाए जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था तहरीक इंसाफ की क़यादत पे कि ये क्या जो है वो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जा रहा है कि ख़ान के हुक्म के बाद आप इस्तीफ़े सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने के बजाय, स्पीकर के पास जमा करवाने के बजाय अपनी पार्टी में क्यों इकट्ठे कर रहे हैं। तो आज 18 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, जिसमें आमिर डोगर साहब भी शामिल हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान भी शामिल हैं, अली ज़फ़र भी शामिल हैं और भी PTI के दीगर अहम रहनुमा शामिल हैं, उनकी तरफ से इस्तीफ़े स्पीकर अय्याज सादिक के पास जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑल आउट जाने के लिए प्लान लेके चल रही है और ये प्लान इमरान ख़ान साहब का है कि पहले कामा कमेटियों से रिज़ाइन करेंगे और फिर जो पेशावर का जलसा इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि आपने वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के ख़िलाफ़ पेशावर में जलसा करना है, इस जलसे में इस बात का इम्कान मौजूद है, इस बात का ख़दशा मौजूद है कि इस्लामाबाद की जानिब तहरीक इंसाफ एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकती है और लॉन्ग मार्च के साथ साथ तहरीक इंसाफ असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का भी ऐलान कर सकती है। यानी जो बुनियादी रुकनीत है, जिस रुकनीत की बदौलत ये कामा कमेटी के मेंबर बने थे, उस बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देना, पार्लियामेंट का रुकन असम्बली ना रहना। लेकिन सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ऑल आउट जाएगी या सिर्फ पार्लियामेंट से रिज़ाइन किया जाएगा। और पार्लियामेंट का मतलब यह है कि कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि सेनेट से इस्तीफ़ा देना किसी भी सियासी जमात के लिए सेनेट के ऐवान से मुस्तफ़ी होना इतना आसान नहीं होता। और फिर यह भी देखना पड़ेगा कि पेशावर के जलसे में जो ऐलानात होने हैं, जो एक रोड मैप दिया जाएगा मुज़ाहमत का, सिस्टम के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़, रजीम के ख़िलाफ़, क्या इमरान ख़ान साहब ये फ़ैसला करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी ख़ात्मा किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, कि जो इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला किया ना कि ज़मीनी इंतखाबात का हमने बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट तो अपनी जगह पे, लेकिन 9 मई के केसेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा भी शामिल हैं, आज हामिद रज़ा साहब को बड़ा झटका लगा है। झटका यह है कि वो अपनी पार्टी के मुस्तकिल चेयरमैन नहीं रहे। 9 मई ATC अदालत फैसलाबाद का जजमेंट आने के बाद, फैसला सुनाए जाने के बाद, जहां हामिद रज़ा साहब रुकन असम्बली नहीं रहे, वहीं इलेक्शन कमीशन ने आज उनको मुस्तकिल पार्टी का चेयरमैन की बजाय कायम मकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बना दिया है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाते और ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो जाते, तब तक हामिद रज़ा साहब जो हैं पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन रह सकते हैं। तो खान साहब के साथ साथ, तहरीक इंसाफ के साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI के इत्तेहादी को भी आज एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया है, या यूं कह लें कि 26वीं आईनी तरमीम वाली जो अदलिया है, उसने आज इमरान खान साहब को एक रिलीफ दिया है। रिलीफ क्या है?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की नाअहली, सुस्ती, तहरीक इंसाफ की क़यादत की बेखबरी कि 26 नवंबर के केसेस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए, 26 नवंबर की वो एफआईआर जिसमें इमरान खान को नॉमिनेट किया गया और 28 सितंबर की एफआईआर भी गुज़िश्ता साल की, उसके 7 मुकदमात में आज पीटीआई की क़यादत ने, इमरान खान साहब के लीडिंग काउंसिल सलमान सदर साहब ने आज पहली मरतबा अदालत से खान साहब की ज़मानत के लिए रजू किया है। और ये ज़मानत की दरख्वास्तें 7 केसेस में सलमान सदर साहब की जानिब से आज एटीसी अदालत रावलपिंडी में जमा करवाई गई हैं और अदालत ने इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए एक्सेप्ट किया है, रिलीफ दिया है कि ये नहीं कि दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज कर दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्तों को काबिले समाअत करार देते हुए 1 सितंबर का, अब सितंबर कब आ रहा है, आज 28 अगस्त है, 29, 30, 31, 4 दिन के बाद इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पे समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं 1 सितंबर को खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतों पे क्या फ़ैसला होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक और चीज़ लेके चल रही है, जो पीटीआई का सोशल मीडिया एक और प्रोपेगेंडे, एक और कंपेन को लेके चल रहा है कि ये जो तोशाखाना 2 का केस है, इसको इसलिए रोज़ाना सुनने का फ़ैसला किया गया चूँकि समर वेकेशंस ख़त्म हो रही हैं और समर वेकेशन के इख्तिताम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अपील समाअत के लिए लग जाएगी। इमरान खान का जो कन्विक्शन का फ़ैसला है इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, वो सस्पेंड हो जाएगा। इमरान खान, बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिल जाएगी। तो एक बड़े केस से खान साहब की बरियत के बाद फिर खान साहब को अडयाला में रखना सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ अब ये कंपेन लेके चल रही है कि तोशाखाना 2 की जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उसका मकसद ये है कि अब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा याफ्ता किया जाए, इनको कन्विक्ट किया जाए। अब नाज़रीन, जैसे मैंने कहा ना कि बेखबरी में, लाइल्मी में, कोताही कह लें, गफलत कह लें, गैर जिम्मेदारी कह लें, 14 साल के जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है, ये सज़ा इतनी आसानी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड नहीं हो सकती। 14 साल की सज़ा। और फिर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का फैसला है कि टन बाई टन केसेस सुने जाएंगे। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2017 से जो सजाए मौत के केसेस पड़े हैं उनकी समाअत होनी है। फिर उम्र कैद के केसेस सुने जाएंगे, जो मुजरमान की अपीलें हैं जो कि जेलों में पड़े हैं। फिर उन केसेस की बारी आएगी जहां पर 7 साल से ज़्यादा की सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो ये इतनी जल्दी इम्कान नहीं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खान साहब को ज़मानत मिलने की खदशे के बिना पे किसी और केस का फ़ैसला जो है वो सुनाने की कोशिश शुरू कर दी गई हैं। तो हसन अय्यूब साहब हमारे दोस्त, हमारे साथी हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है, और जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 14 साल की सज़ा का सस्पेंड हो जाना इतना आसान नहीं होता। और हसन अय्यूब साहब ने भी ये इंकिशाफ कर दिया है, ये दावा कर दिया है, इंकिशाफ ने ये दावा कर दिया है कि कोई इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होने जा रही, क्योंकि कानूनी तौर पे ज़मानत का केस इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब के लिए 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा में। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम खबर ये है कि समर वेकेशन जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म होने का, इख्तिताम का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रही थी, तो 8 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है। और नए अदालती साल के आगाज़ के साथ ही 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। और आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, आइनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल हैं, आइनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मदर शामिल हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। तो 8 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मुकदमात की समाअत होने का इम्कान है, जिसमें सप्ली मतलब इन केसेस से हटके, इस रेगुलर आइनी बेंच से हटके स्पेशल आइनी बेंचेस भी तश्कील दिए जाने का इम्कान है, जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं उनकी फिक्सेशन का इम्कान है। उसके साथ साथ फ़ौजी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर दिए गए जजमेंट के बाद
जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई हैं उस पर समाअत का इम्कान है। इमरान खान साहब ने, गंडापुर साहब ने कुछ दरख्वास्तें दायर की हैं, मुलाकातों के हवाले से, सहूलियात के हवाले से उसकी भी फिक्सेशन का इम्कान है। और सबसे अहम नुक्ता, समर वेकेशन के अख्ताम के बाद सुप्रीम कोर्ट के नए अदालती साल के आगाज़ पर इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, उसकी फिक्सेशन भी किए जाने का इम्कान है। और इस पर मेरे ख्याल से शायद 5 रुकनी या 6 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने भी कहा था कि जब इंट्रा कोर्ट अपील आनी है तो 26वीं आईनी तरमीम पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बेंच बनाने के बजाय उस पर 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। तो आप यूँ कह लें कि आइंदा महीने से, जो अगला महीना यानी शुरू होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ और भी अहम खबरें हैं जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि वही हुआ, इस खौफनाक तबाही का जिम्मेदार कौन है। तो इस खबर पे आने से पहले 2 मुख्तसर सी खबरें आपके साथ शेयर कर लें। एक तो ढकी भाई यूट्यूबर जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिस्मानी रिमांड भी अदलिया से हासिल किया गया, आज ढकी भाई को अदालत में पेश किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के साथ आज उनका फिजिकल रिमांड ख़त्म नहीं हो सका। तफ्तीशी ने अदालत से मजीद ढकी भाई का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। ढकी भाई की अहलिया से भी तफ्तीश की जा रही है, ढकी भाई के अहले खाना से भी तफ्तीश की जा रही है, ढकी भाई के जो करोड़ों रुपए के बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। और अब अदालत ने एक मरतबा फिर ढकी भाई का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे के उन्हें NCCI यानी नेशनल क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हवाले कर दिया है। यानी जो बुरा वक्त है ढकी भाई का वो फ़िलहाल ख़त्म नहीं हो रहा। और इस मामले में जैसा कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। और इसके साथ साथ जो NFC अवार्ड का मामला था, जिस पर NFC अवार्ड की तश्कील भी कर दी गई थी मेंबरान की, और कल ये इजलास 11 बजे होना था, लेकिन अब NFC अवार्ड का जो इजलास कल होना था इसको मौखर कर दिया गया है और नई कोई तारीख नहीं दी गई। अब NFC अवार्ड की कमेटी में या कमीशन में क्या होता है, उसमें सूबों के जो पैसे होते हैं, जो रिकवरियां वफाक करता है, सूबे करते हैं और पैसे मरकज़ में फेडरेशन में आते हैं, उसकी तकसीम के हवाले से ये फैसला होना था। लेकिन कल का ये इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है। और नई तारीख क्या है इस इजलास की, NFC इजलास की, इसकी नई तारीख नहीं दी गई। लेकिन तबाही क्या हुई है, खौफनाक तबाही क्या आई है, वो नाजरीन भारत से झेलम, चनाब, रावी और दीगर दरियाओं में, सतलुज जैसे दरियाओं में छोड़ा गया पानी है, जहाँ पे सैलाब ने कई देहात जो है इस सैलाब की वजह से ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोग नकल मकानी पे मजबूर हो चुके हैं, दर्जनों अमवात हो चुकी हैं और सैकड़ों जो माल मवेशी हैं लोगों के माफ़ी चाहता हूँ नाजरीन, वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम भारत पे तो इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि भारत ने ये पानी जिस तरीके से छोड़ा ये आबी दहशत गर्दी है, लेकिन अपने गिरबान में हम कब झांकेंगे? आज ये जो चंद माह पहले बात हो रही थी कि हमें नहरें बनानी चाहिए, चोलिस्तान से भी एक नहर निकाली जानी चाहिए, तो अब क्या एतराज़ था कि ये नहरें निकाल के सिंध का पानी चोर करके जो है वो बलूचिस्तान ले जाया जाएगा। अब दरिया सतलुज तो पूरा साल जो है वो खुश्क रहता है, उसमें कोई पानी शानी नहीं होता। अब भारत की तरफ से सतलुज में जो पानी छोड़ा गया है, रावी में जो पानी छोड़ा गया है, या उन दरियाओं में जो पानी छोड़ा गया है जो पूरा साल इंडस रिवर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, अब वो सारा पानी ज़ाया होगा। अब वो जो नई नहरें निकाली जानी थी उसकी मुखालफत कौन कर रहे थे? क्या वो जवाबदेह होंगे? आज अगर चोलिस्तान में कोई बड़ी नहर बनाई होती, कोई छोटे डैम बना लिए जाते, तो ये पानी आप चलें ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ पानी आप उसको रिस्टोर कर लेते, या रिस्टोर ना कर सकते एटलीस्ट आप उस नहर के ज़रिए
आप अपने चोलिस्तान के एक बहुत बड़े रकबे को, जो रेतला रकबा है, रेतली ज़मीन है, उसको सैराब कर लेते और उस ज़मीन का जो एक्वाफर जो लेवल है, यानी ज़मीन का जो पानी की जो सतह है, उसको आप बुलंद कर लेते, वहाँ पे कोई दरख्त उगाते, कोई हरियाली हो जाती, वहाँ जो छोटे छोटे डैम वैसे ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको टोबे कहते हैं, या और जगहों के ऊपर पानी खड़ा हो जाता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कालाबाग डैम हमने नहीं बनाया, आपस की लड़ाइयों को इसके नज़र कर दिया। तो अब भी वक्त है, वक्त नहीं गुजरा, बैठ के ये डैम बनाने का फैसला करें, नहरें निकालने का फैसला करें और सबसे पहले छोटे डैम तामीर किया जाए और इस पानी को बचाया जाए। ये पानी नहीं, ये पाकिस्तान के लिए सोना है और इस सोने की कदर की जानी चाहिए। सिर्फ आपस की लड़ाइयों में लड़ लड़ के ये पानी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।